आइए, स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लास ऑफ सोशोलॉजी में। आज हम देखेंगे यमन श्रीनिवास के प्रभु जात की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट। इस वीडियो के अंतर्गत हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि प्रभु जाति क्या है और प्रभु जात के तत्व या आधार क्या हैं। यह वीडियो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के समाजशास्त्र के पाठ्यक्रम से संबंधित है, जो निर्धारित किया गया है BA थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के लिए। पेपर का नाम है भारतीय समाजशास्त्र के प्रणेता। यह वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो जैसा कि आपको बताया गया, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यमन श्रीनिवास का प्रभु जात की अवधारणा, डोमिनेंट कास्ट ऑफ यमन श्रीनिवास। यहाँ देखिए, मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास या यमन श्रीनिवास द्वारा सन 1959 में मैसूर के रामपुरा गांव के ओकालिंगा जाति पर अध्ययन कर द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा नामक एक रिसर्च पेपर प्रस्तुत किया गया। सर्वप्रथम प्रभु जात की अवधारणा का उल्लेख किया गया, जिसमें सर्वप्रथम प्रभु जात की अवधारणा का उल्लेख किया गया। अब यहाँ पे आप देखें तो हम एक महत्वपूर्ण अवधारणा देख रहे हैं और उस अवधारणा का नाम है प्रभु जात की अवधारणा। यह अवधारणा दी गई है मैसूर नरसिम्हाचार्य श्रीनिवास के द्वारा, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम यमन श्रीनिवास के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1916 और इनकी मृत्यु जो हुई थी 1999 में हुई थी। इन्होंने जो है सन 1959 में मैसूर के गांव रामपुरा का अध्ययन किया और प्रमुख रूप से इस रामपुरा गांव में ओकालिंगा जाति पर इन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करके एक पेपर प्रस्तुत किया इन्होंने, उस पेपर का नाम था द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा, जिसमें सबसे पहले या सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, प्रभु जात की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आगे हम देखें तो आप द्वारा सन 1959 में लिखा गया रिसर्च पेपर सन 1987 में डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसेज के नाम से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। यह पुस्तक विभिन्न निबंधों का संग्रह है। अब यहाँ पे आप देखें कि यमन श्रीनिवास द्वारा जो सन 1959 में जो रिसर्च पेपर लिखा गया था, वह सन 1987 में डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे के नाम से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ और इसमें उस पेपर के अतिरिक्त जो है अनेक निबंधों का संग्रह जो है वो रखा गया था। इसका मतलब है कि द डोमिनेंट कास्ट की जो अवधारणा है वो सर्वप्रथम अब ये मान लिया जाए कि डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे नामक पुस्तक में जो है वो दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इस पुस्तक में श्रीनिवास ने विभिन्न जातियों के बीच शक्ति और प्रभाव के वितरण का विश्लेषण किया है और बताया है कि कैसे कुछ जातियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होती हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, जो ये पुस्तक है द डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे, इस पुस्तक में श्रीनिवास ने विभिन्न जातियों के बीच जो शक्ति और प्रभाव के वितरण का विश्लेषण कर ये बताया कि कैसे कुछ जातियाँ, अब इन्होंने क्या किया जो है कि जातियों के बीच शक्ति और प्रभाव के वितरण का विश्लेषण किया और विश्लेषण करने के बाद ये बताया कि कुछ जातियां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली होती हैं। इसका मतलब है कि किसी गांव, किसी क्षेत्र में कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से जो वो प्रभावशाली होती हैं, जो अन्य जातियों पर अपना प्रभाव दिखाती हैं। इसके अतिरिक्त आप द्वारा अपने विभिन्न पुस्तकों जैसे सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो लिखी गई 1966 में तथा द रिमेंबर्ड विलेज जो प्रकाशित हुई 1976 में आदि में भी प्रभु जात की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया है। इसका मतलब है कि ना केवल जो है डोमिनेंट कास्ट एंड अदर एसे में जो है प्रभु जात के बारे में जो है श्रीनिवास ने लिखा है, बल्कि सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया जो प्रकाशित होती है 1966 में एंड द रिमेंबर्ड विलेज जो प्रकाशित होती है 1976 में भी इन्होंने जो है प्रभु जात की अवधारणा का उल्लेख कर रखा है। चलिए आगे देखें आप जो है भारतीय गांव में सामाजिक संस्करण का मुख्य आधार जाति प्रथा है। प्रभु जात की अवधारणा जातियों के पारस्परिक संबंधों, ग्रामीण एकता
ग्रामीण शक्ति संरचना को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार है। स्वयं एम एन श्रीनिवास ने इसे स्पष्ट करते हुए बताया है कि अब यहाँ पे देखें, जो परंपरागत भारतीय गांव है, उनका जो सामाजिक संस्करण है वो मुख्य रूप से किस पे आधारित है, तो मुख्य रूप से वो जाति व्यवस्था पर आधारित था। प्रभु जाति की अवधारणा जातियों के पारस्परिक संबंधों, ये जो प्रभु जाति की अवधारणा है हमारी, वह प्रभु जाति की अवधारणा विभिन्न जातियों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों, ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाने वाली एकता तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाने वाली शक्ति संरचना को समझने का एक महत्वपूर्ण आधार प्रस्तुत करता है। अब यहाँ पे आप देखें, इस संबंध में स्वयं एम एन श्रीनिवास ने स्वयं भी स्पष्ट कर रखा है कि जाति ग्रामीण सामाजिक संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसे समझने के लिए परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाले कुछ जातीय समूहों की प्रकृति को समझना आवश्यक है। अब ये कहते हैं कि ग्रामीण शक्ति संरचना का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसका मतलब है कि ग्रामीण शक्ति संरचना का महत्वपूर्ण आधार क्या है, जाति है या जाति व्यवस्था है। अब इस जाति व्यवस्था या ग्रामीण संरचना को समझने के लिए या परंपरागत ग्रामीण शक्ति संरचना को समझने के लिए उस ग्रामीण शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाली कुछ जातीय समूहों की प्रकृति को भी जानना जरूरी है। वो कौन सी ऐसी जातियां हैं जो अपने प्रभाव के द्वारा ग्रामीण शक्ति संरचना को जो है वो प्रभावित करती हैं, इसे जानना जो है जरूरी हो जाता है। अब आगे आए देखें तो प्रभु जाति किसे कहते हैं। अब हमें यह देखना है कि भाई प्रभु जाति हम किसे कहते हैं। सामान्यतः प्रभु जाति का तात्पर्य एक एक क्षेत्र, गांव की कुछ ऐसी जातियों से है जिनका प्रभाव, प्राधिकार एवं शक्ति उस क्षेत्र या गांव के अन्य जातियों से अधिक होता है। इसका मतलब है कि सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो प्रभु जाति का सीधा सा मतलब ये होता है कि कुछ क्षेत्रों में या गांव में कुछ जातियां ऐसी होती हैं जिनका प्रभाव या प्राधिकार या शक्ति उस क्षेत्र की अन्य जो जातियां उपस्थित हैं उनसे अधिक होती है। इसका मतलब है कि कुछ जातियों का प्रभाव जो है किसी गांव, किसी क्षेत्र में जो है विभिन्न जातियां, जो अन्य जातियां, उन जातियों से कहीं अधिक उनका प्रभाव होता है, कहीं अधिक प्राधिकार होता है, कहीं अधिक वो शक्तिशाली होती है, जिसके आधार पर वह संपूर्ण क्षेत्र या गांव को नियंत्रित और संचालित करने की क्षमता रखती हैं। और वह जातियां जिनके पास अधिक शक्ति है, अधिक प्राधिकार है, अधिक प्रभावी हैं, वह जो है क्या करती हैं कि संपूर्ण क्षेत्र को नियंत्रित और संचालित करती हैं, या यूँ कह लें कि उस क्षेत्र में अन्य जो जातियां पाई जाती हैं उन जातियों को नियंत्रित और निर्देशित करने का काम वो करती हैं। प्रभु जाति को प्रबल जाति, प्रभुता संपन्न जाति, प्रभावी जाति, संरक्षक जाति आदि के नामों से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखें तो प्रभु जाति को जो है प्रबल जाति के नाम से भी हम जानते हैं, प्रभुता संपन्न जाति के भी नाम से जानते हैं, हम प्रभावी जाति के नाम से भी उनको जानते हैं, और संरक्षक जाति के नाम से भी उनको जाना जाता है। इसका मतलब कि प्रभु जाति के विभिन्न नाम हैं, प्रबल जाति, प्रभुता संपन्न जाति, प्रभावी जाति, संरक्षक जाति आदि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम एन श्रीनिवास ने प्रभु जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जाता है जब वह संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हो तथा आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का स्पष्ट रूप से उपयोग करती हो। यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत जातीय संस्करण में वो सर्वोच्च जाति के रूप में ही हो। अब यहाँ पे आप देखें, एम एन श्रीनिवास ने स्पष्ट तौर पे जो है प्रभु जाति को परिभाषित करने का प्रयास किया और ये कहा कि एक जाति को प्रभु जाति तब कहा जा सकता है जब वह संख्यात्मक आधार पर किसी गांव अथवा स्थानीय क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली हो। इसका मतलब है कि वह जाति जो संख्या के आधार पर किसी गांव या किसी क्षेत्र में अधिक है, इसका मतलब कि संख्या बल उसके पास अधिक है, तथा आर्थिक और राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का स्पष्ट रूप से उपयोग करती हो। इसका मतलब कि वो आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी प्रबल है, मजबूत है, और वह अपने आर्थिक और राजनीतिक प्रबलता के प्रभाव का उपयोग भी जो अन्य जातियों पर वो करती है। यह आवश्यक नहीं कि परंपरागत जातीय संस्करण में वो सर्वोच्च जाति के रूप में हो। अब ये कहते हैं, एम एन श्रीनिवास कहते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि जो जातीय संस्करण निर्धारित किया गया उस जातीय संस्करण में उसको जो है परंपरागत रूप से कोई ऊंचा स्थान मिला हो या उच्च स्थान मिला हो।
ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई परंपरागत रूप से निम्न स्थान पाने वाली जाति भी संख्या बल और आर्थिक और राजनीतिक प्रबलता के कारण जो है प्रभु जाति के रूप में उभर कर सामने आ सके। तो यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पे आप देखें तो एम एन श्रीनिवास का ये कहना है कि किसी क्षेत्र या किसी गांव में वह जाति जो है प्रभु जाति या प्रबल जाति के रूप में स्थापित होती है जिसके पास संख्यात्मक बल है, जिनकी संख्या अधिक है, जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत है और वह अपने प्रभुत्व के प्रभाव का उपयोग जो है अन्य जातियों पर करती हों। और यह आवश्यक नहीं है कि परंपरागत रूप से जो जातीय संस्करण बताया गया है उसमें जो है उसको उच्च स्थान प्राप्त हो सकता है कि वो कोई छोटी जाति भी हो जो संख्या बल, आर्थिक और राजनीतिक बल के आधार पर जो है वो प्रभु जाति के रूप में अपने आप को स्थापित करती हो। चलिए आगे देखें। इसका तात्पर्य यह है कि ये कहा जा रहा है कि इसका तात्पर्य यह है कि किसी जाति को प्रभु जाति अथवा प्रबल जाति तभी कहा जा सकता है जब किसी गांव क्षेत्र में उस जाति के सदस्यों की संख्या अधिक हो, उनके पास आर्थिक या राजनीतिक शक्ति हो जिसका उपयोग वे एक प्रभावशाली इकाई के रूप में कार्य करने तथा गांव के अन्य जातियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करें। जो भी परिभाषा दी गई उस परिभाषा को स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि प्रभु जाति या प्रबल जाति हम किसी जाति को तभी कह सकते हैं जब किसी गांव या क्षेत्र में उस जाति के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक हो, अन्य जातियों से अधिक हो, उसके पास आर्थिक और राजनीतिक शक्ति हो, उसके पास आर्थिक शक्ति भी हो, आर्थिक रूप से वो संपन्न भी हो और राजनीतिक शक्ति भी उसको प्राप्त हो, जिसका उपयोग वह एक प्रभावशाली इकाई के रूप में कार्य करने के लिए करे तथा गांव के अन्य जातियों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करे। अब उस शक्ति का उपयोग, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, राजनीतिक शक्ति हो या संख्यात्मक बल हो, उस शक्ति का उपयोग वह प्रभावशाली इकाई के रूप में कार्य करने या यूँ कह लें कि अपने जातीय संगठन के रूप में कार्य करने तथा गांव के अन्य जातियों के ऊपर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए करती हो। ऐसी जातियों को हम प्रभु जाति या प्रभावशाली जाति के रूप में जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जो है तो आगे देखें। एम एन श्रीनिवास ने मैसूर के रामपुरा गांव के सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते समय वहां ओकालिंगा जाति को प्रभु जाति के रूप में पाया। अब इन्होंने क्या किया, जैसे कि आपको बताया गया कि मैसूर के रामपुरा गांव का अध्ययन करके इन्होंने द डोमिनेंट कास्ट ऑफ रामपुरा नामक पेपर लिखा था। तो वहाँ उन्होंने सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया और अध्ययन करते समय वहाँ उन्होंने पाया कि ओकालिंगा जाति जो है वो वहाँ की वो प्रभावशाली या प्रभु जाति के रूप में स्थापित है। सन 1948 में इस गांव में कुल 1523 जनसंख्या 1523 थी, जिसमें 735 व्यक्ति ओकालिंगा जाति के थे। रामपुरा गांव में ओकालिंगा जाति के व्यक्ति सबसे बड़े भूस्वामी थे। अब यहाँ पे आप देखें सन 1948 में का आंकड़ा इन्होंने लिया और ये बताया कि सन 1948 में जो रामपुरा गांव की कुल जनसंख्या थी वो 1523 थी, जिसमें 735 व्यक्ति जो ओकालिंगा के थे। इसका मतलब है कि सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? ओकालिंगा की थी। रामपुरा में ओकालिंगा जाति के व्यक्ति सबसे अधिक बड़े भूस्वामी थे। इसका मतलब कि लैंडलॉर्ड भूस्वामी या भूस्वामी सबसे बड़े कौन थे, या यूँ कह लें कि जो भूमि थी, रामपुरा गांव की जो भूमि थी उस भूमि पर अधिकतम कब्जा किसका था? तो ओकालिंगा जाति के व्यक्तियों का था। यह जाति समीपवर्ती नगरों से अपना संबंध बनाए हुए थी, जिसके कारण अनेक लोगों ने परंपरागत कृषि कार्य करना छोड़ दिया था। अब ये जातियाँ चूँकि जनसंख्या में अधिक थी, इनके पास भूस्वामी था, आर्थिक रूप से मजबूत थे, तो ये जो है सीमावर्ती नगरों से भी अपना संबंध स्थापित किए रहते थे, जिसके कारण से इन्होंने जो है परंपरागत कृषि करना जो है वो छोड़ दिया था। गांव में कुल 4 स्नातक थे, जिनमें से 3 ओकालिंगा जाति के पाए गए। शिक्षा के क्षेत्र में भी ओकालिंगा जाति के लोग जो है वो आगे थे, क्योंकि कुल 4 ही स्नातक बीए किए हुए व्यक्ति 4 ही थे और उसमें से भी 3 किस जाति के थे? तो ओकालिंगा के थे। सन 1948 से 1952 के बीच ओकालिंगा जाति के ही 2 व्यक्तियों ने सबसे पहले चावल की मिलें स्थापित की तथा एक अन्य व्यक्ति ने किराए पर उठाने के लिए नगर में मकान का निर्माण करवाया। अब यहाँ देखें तो 1948 से 1952 के बीच ओकालिंगा जाति के ही 2 व्यक्तियों ने क्या किया, जो है चावल की मिल स्थापित की तथा एक अन्य व्यक्ति ने जो है शहर में ज़मीन खरीदा, मकान बनवाया किराए के पर्पज़ से कि किराया देकर वहाँ से आमदनी जो है वो प्राप्त की जाएगी। चलिए रिसर्च में ये भी पाया इन्होंने कि ओकालिंगा जाति के कुछ लोग
व्यापार में संलग्न पाए गए तथा इन जाति के अनेक युवक परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था के प्रति अधिक जागरूक दिखे। अब यहाँ ओकालिंगा जाति की अगर हम बात करें तो ओकालिंगा जाति के ही कुछ लोग जो व्यापार व्यवसाय करने में संलग्न थे और अनेक युवा ऐसे थे जो परिवर्तित राजनीतिक व्यवस्था के प्रति वो बहुत जागरूक थे। इसका मतलब कि वो चुनाव लड़ना या चुनाव में सक्रिय भागीदारी निभाने में वो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। ओकालिंगा जाति के वयोवृद्ध सदस्य न केवल अपनी जाति के न्याय करते थे बल्कि ऐसी दूसरी जातियों में भी न्याय का कार्य करते थे जो उनके हस्तक्षेप को स्वीकार करती थी। अब ओकालिंगा जाति के जो वयोवृद्ध लोग होते थे वो अपनी जातीय पंचायत का निर्णय या जाति के प्रति न्याय वो करते थे, साथ ही साथ दूसरी जातियों का भी वो न्याय करते थे। ऐसी जातियाँ जो उनके प्रभाव को स्वीकार करती थी। और निश्चित रूप से अगर संख्या बल है, आर्थिक बल है, राजनीतिक बल है तो उसको स्वीकार करना एक बाध्यता है अन्य कमज़ोर जातियों के लिए। तो वो जो है उनका भी निर्णय जो है वो किया करते थे। इसका मतलब यह है कि जो रामपुरा गांव था उस रामपुरा गांव का अध्ययन इन्होंने साफ तौर पे किया और बताया कि जो है सन 1948 में 1523 में 735 लोग जो है वो ओकालिंगा जाति के थे, 4 लोग स्नातक थे जिसमें से 3 ओकालिंगा के थे। साथ ही साथ जमीनों के बड़े भूभाग पर इनका जो है एकाधिकार था और ये जो है आर्थिक क्षेत्र में भी आगे थे, मिलें स्थापित कर रखी थी इन्होंने जो है, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे थे ये लोग जो है। शहर से आवागमन भी इनका लगा हुआ था, शहर से भी आमदनी का रास्ता ही अपना रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें जो है प्रभुजात के रूप में स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण थी। चलिए आगे हम देखें प्रभुजात के निर्धारक तत्व। प्रभुजात के निर्धारक तत्व या जातियों के प्रभुता का आधार। अपने उक्त अध्ययन के आधार पर एम.एन. श्रीनिवास ने किसी भी जाति को प्रभुजात का दर्जा देने के लिए निम्नलिखित 6 तत्वों या आधारों का उल्लेख किया है। अब यहाँ पे आप देखें तो अगर हम अध्ययन देखें, उनके रिसर्च को देखें तो हमें स्पष्ट तौर पे ये पता चलता है कि कौन से आधार हो सकते हैं प्रभुजात के लिए। तो यहाँ पे आप देखें कि एम.एन. श्रीनिवास ने अपने अध्ययन के आधार पर जो है प्रभुजात के लिए 6 तत्वों का उल्लेख किया या 6 आधारों का उल्लेख किया है। हम बारी बारी से उन आधारों को देखते हैं। तो पहला आधार ये कहते हैं कि जनसंख्यात्मक शक्ति, जाति के सदस्यों की संख्या की अधिकता। यहाँ पे आप देखें तो पहली शर्त यह है कि प्रभु जाति होने के लिए ज़रूरी हो जाता है कि किसी क्षेत्र या गांव में अन्य जातियों की तुलना में उस जाति की जनसंख्या अधिक होनी चाहिए जो अपने आप को प्रभु जाति कहलाना चाहता है या प्रभु जाति कहलाता है। तो संख्या के आधार पर उस जाति की संख्या जो है वो लोगों की संख्या सबसे अधिक होनी चाहिए, तब जाके वो प्रभु जाति के रूप में स्थापित हो सकता है। चलिए आगे देखें। आर्थिक संपन्नता, खेती योग्य अधिकतम भूमि पर स्वामित्व। इसका मतलब है कि जनसंख्या अधिक होने के साथ साथ आर्थिक संपन्नता भी होनी चाहिए। आर्थिक संपन्नता परंपरागत रूप से आप देखें जिस समय अध्ययन किया जा रहा था उस समय जिसके पास जितनी अधिक भूमि होती थी वो उतना ही संपन्न माना जाता था। इसका मतलब कि खेती योग्य अधिकतम भूमि पर जो स्वामित्व है वो आर्थिक संपन्नता को दर्शाता था। इसका मतलब है कि जिसके पास भू स्वामित्व अधिक था, आर्थिक रूप से वो संपन्न था, इसका मतलब कि आर्थिक शक्ति उसके पास थी। अगला देखें आप जो है तो राजनीतिक शक्ति। तो ये राजनीतिक प्रभुत्व का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर होता है। अब यहाँ देखें तो जनसंख्या अधिक थी, आर्थिक रूप से संपन्न थे, तो राजनीतिक शक्ति भी इनके पास अधिक होती थी, पॉलिटिकल पावर भी इनके पास अधिक होता था। कारण ये था कि 1947 के बाद जो है प्रजातंत्र की स्थापना हमारे यहाँ हुई। तो यहाँ पे आप देखिए कि जिसकी जनसंख्या गांव में अधिक होती थी, चुनाव के दौरान वो जाति जो अक्सर राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरती थी, वहाँ उसी जाति का प्रधान हुआ करता था, सदस्य हुआ करते थे, जिसके कारण राजनीतिक शक्ति भी उनके पास होती थी। तो ओकालिंगा जाति के लोग जो है राजनीतिक रूप से भी यहाँ सक्रिय थे। तो 3 चीज़ें यहाँ पे हो गई आपकी। जनसंख्यात्मक आधार पर उनकी अधिकता होती है, भू स्वामित्व पर अधिकता होने के कारण आर्थिक संपन्नता उनके पास होती है, साथ ही साथ राजनीतिक शक्ति भी है, क्योंकि प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी साझेदारी। तो यहाँ पे भी जो है राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो राजनीतिक शक्ति भी प्रभुजात के पास अधिक होती है। अगला आप देखें तो ये कहा जा रहा पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। पश्चिमी या आधुनिक शिक्षा का प्रभाव। अब चूंकि ये संपन्न जातियां थी, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से शक्तिशाली जातियां थी, इस वजह से इन्होंने जो है पश्चिमी शिक्षा के प्रति भी ये जागरूक थे। तो पश्चिमी शिक्षा या आधुनिक शिक्षा इन्होंने अधिकतम ग्रहण की। इसकी वजह से भी ये जो प्रभावशाली
साबित हुए। अगला देखिए, प्रशासन में नौकरियां, सरकारी सेवाओं में रोजगार। चूंकि शिक्षा इनके पास थी, आर्थिक संपन्नता थी, तो इस वजह से प्रशासन में नौकरियां भी ये करते थे, जिसके कारण से भी ये प्रभावशाली थे। इसका मतलब कि सरकारी सेवाओं में भी ये लगे हुए थे, जिसके कारण से इनकी शक्ति जो है और अधिक बढ़ जाती है। अगला देखिए आप जो है तो आय का नगरीय स्रोत। तो यहाँ पे आप देखें तो ऐसी जातियों के पास जो प्रभु जातियाँ हैं, वहाँ ये पाया गया कि ओकालिंगा जातियों के पास जो है आय के नगरीय स्रोत भी उनके पास उपलब्ध थे, क्योंकि कई लोगों ने जो है नगर में आवास बनवाया था। किस पर्पज से? तो किराया या व्यवसाय के पर्पज से, और नौकरियां करने ये शहर की तरफ जाते थे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये 6 बिंदु आपको बताए गए, और ये 6 बिंदु जो है महत्वपूर्ण है किसी भी जाति को प्रभु जाति बनने के लिए। एक तो उनके पास जनसंख्यात्मक शक्ति होनी चाहिए, दूसरा उनके पास आर्थिक संपन्नता होनी चाहिए, तीसरा उनके पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए, साथ ही साथ आधुनिक शिक्षा का प्रभाव भी उनके ऊपर दिखना चाहिए या होता है, प्रशासन में नौकरियां भी होती और आय के नगरीय स्रोत भी इनके पास होते हैं। तो ये जो प्रभु जाति के लक्षण जो एम एन श्रीनिवास के द्वारा जो है बताए गए, आधार बताए गए। अब यहाँ पे आप देखिए एक लाइन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा कि प्रभु जाति के उपरोक्त तत्वों में से 3 तत्व, संख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक प्रभुत्व अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देखें तो ये जो प्रभु जाति के जो निर्धारक तत्व जो 6 बताए गए हैं, उसमें जो है जनसंख्यात्मक शक्ति, आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति सबसे महत्वपूर्ण हैं इसमें से प्रभु जाति के लिए। तो ये आपका वीडियो था, हमने आपको बताने का प्रयास किया कि प्रभु जाति क्या है और प्रभु जाति के निर्धारक तत्व क्या है या आधार क्या है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।